स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल राजा भोज ITI पे। दोस्तों ये पेपर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का है और इसमें से मैं आपको 25 क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हैं। दोस्तों ये ट्रांसफार्मर का टॉपिक है। यदि आप फर्स्ट ईयर पे हो तो आप ये क्वेश्चन पेपर ज़रूर 25 क्वेश्चन ज़रूर अटेंड करिए। अभी यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या ITI की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कंडीशन सहित इसका उत्तर कैसे आया ये बिल्कुल बताते हुए चलेंगे। आप 25 क्वेश्चन ज़रूर अटेंड करिए। आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन आज की ये है कि ट्रांसफार्मर का मूल कार्य निम्नलिखित परिवर्तित करता है। यानी जो ट्रांसफार्मर है, सबको मालूम होगा कि ट्रांसफार्मर का मेन काम यही होता है कि किसको परिवर्तित करता है। यानी ऑप्शन जैसे दिया है वोल्टेज, ऑप्शन सेकंड दिया है पावर, ऑप्शन थर्ड दिया है पावर फैक्टर, ऑप्शन डी दिया है फ्रिक्वेंसी। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर किसको कन्वर्ट करता है प्राइमरी सप्लाई से सेकेंडरी सप्लाई में और किसको नहीं करता। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए। जैसे ट्रांसफार्मर होता है तो वोल्टेज को परिवर्तित करता है, प्राइमरी जो बाइंडिंग होती है उसको सेकेंडरी बाइंडिंग तक पहुंचाता है यानी कन्वर्ट करता है। पावर कोई चेंजेस नहीं आते, पावर फैक्टर में कोई चेंजेस नहीं आते, फ्रिक्वेंसी सेम रहती है। यानी अब इसका राइट आंसर होगा ए नंबर करेक्ट। यानी जो ट्रांसफार्मर होता है, जो ट्रांसफ़र करता है वो करता है वोल्टेज को। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर करेक्ट। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा ये है आज का, निम्न में से कौन ट्रांसफार्मर में नहीं बदलता। यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ट्रांसफार्मर नहीं बदलता। अभी इसके पहले ये था कि ट्रांसफार्मर किसको बदलता है, तो मैं इसका उसका आंसर यही किए थे तो वोल्टेज को। अब यहाँ पे ये बोला है कि ट्रांसफार्मर नहीं बदलता। ऑप्शन ए दिया है वोल्टेज, ऑप्शन बी दिया है करंट, ऑप्शन सी दिया है फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन डी दिया है टर्न। टर्न का मतलब होता है कॉइल, फ्रिक्वेंसी के मतलब आप समझते हो गए, करंट और वोल्टेज ही दिए गए हैं। अब आपको यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि इसमें से ट्रांसफार्मर किसको नहीं बदलता और किसको बदलता है। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा फ्रीक्वेंसी। यानी जो ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी होती है, यदि प्राइमरी साइड 50 हर्ट्ज है वो सेकेंडरी साइड में भी 50 हर्ट्ज मिलेगी। किसी भी प्रकार के ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी का चेंजेस नहीं करता। यानी ट्रांसफार्मर यदि वोल्टेज को बढ़ाएगा तो करंट ऊपर नीचे होती है, करंट बढ़ाया तो वोल्टेज ऊपर नीचे होती है। यानी इसमें चेंजेस आ सकते हैं बट फ्रीक्वेंसी में नहीं आ सकता, टर्न में आ जाता है। यही होता है, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर करेक्ट। फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफार्मर नहीं बदलता। यानी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, जो प्राइमरी साइड है वही आपको सेकेंडरी साइड देखने को मिलेगी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर ये है, ट्रांसफार्मर की कार्य करने का सिद्धांत। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है, कि ट्रांसफार्मर का कार्य करने का सिद्धांत ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक, सबको मालूम होना चाहिए कि जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का कार्य करने का सिद्धांत जो होता है, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर वर्क करता है या कार्य करता है। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके ITI हो, कंपटीशन हो, किसी भी प्रकार के आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। आपको तैयारी होना चाहिए। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया था कि ट्रांसफार्मर के कार्य करने का सिद्धांत। यानी जो ट्रांसफार्मर होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर जो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। सेकंड नंबर जो सेल्फ इंडक्टेंस दिया है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर कार्य करता है। जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो मेन ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन यहाँ पे ट्रांसफार्मर की पूछा तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस ही क्वेश्चन करना है। यदि यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर लगा देता तब आपको सेल्फ इंडक्टेंस करना था। तो अभी इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर करेक्ट होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक,
ये 5वां नंबर, किसी ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किसमें व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होती है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA, किलो किलो वोल्ट एम्पियर। KVA का मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर। यानी जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है, किसी ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस में व्यक्त किया जाता है। ठीक, तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है KVA में व्यक्त की जाती है। KW होता है किलो वाट, ये होता है जनरेटर, कितने किलो वाट का आपका जनरेटर है। यदि किलो वाट है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए जो किलो वाट है इसको जनरेटर में व्यक्त करते हैं। हाँ, अपना जनरेटर कितने किलो वाट का है, 7.5 का, 7 का है। KVAR जो होता है वो होता है कैपेसिटर की रिएक्टिव पावर, KVAR में व्यक्त करते हैं। वोल्ट आपको मालूम होना चाहिए कितने वोल्ट का लैंप है, या कितने वाट का लैंप है, कितने वोल्ट सप्लाई है। यानी जो इसका भी राइट आंसर होगा वो होगा C नंबर करेक्ट, KVA, किलो वोल्ट एम्पियर इसको बोल सकते हो। अगला जैसे क्वेश्चन दिया गया 6 नंबर क्वेश्चन ये है, किसी ट्रांसफार्मर का कोर लेमिनेटेड क्यों किया जाता है। जब मैंने क्लासेस करवाया था तो उस टाइम पे मैं बताया था, ट्रांसफार्मर जो होती है, ट्रांसफार्मर पतली पतली कोर की पत्तियों के माध्यम से बनाया जाता है। कोर जो कोर होती है सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड होती है। अब कोर को पतली पतली पत्तियों से क्यों बनाया जाता है ये आपको मालूम होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा एडी करंट हानि को कम करने के लिए। यानी यदि हम पतली पतली ब्लेड के माध्यम से कोर बनाते हैं ट्रांसफार्मर की, तो उससे क्या होता है, एडी लॉसेस कम होता है, जिसके कारण हमारा ट्रांसफार्मर उच्च एफिशिएंसी में वर्क करता है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 7 नंबर प्रश्न ये है, ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए ट्रांसफार्मर की जो उच्च एफिशिएंसी होती है कब होती है, जब कॉपर हानि और लौह हानि इक्वल होती है। तांबा हानि लौह हानि जब बराबर होती है तब ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी यानी दक्षता अधिक होती है। ठीक, इसका भी जो राइट आंसर होगा वो होगा D नंबर करेक्ट। यानी तांबा हानि और लौह हानि जब बराबर होती है तभी आपके ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी यानी दक्षता मैक्सिमम होती है या अधिकतम होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा 8वां नंबर प्रश्न ये है, ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है। एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट। दो प्रकार के ट्रांसफार्मर में टेस्ट होते हैं, एक होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट। जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है वो होता है कॉपर हानि ज्ञात करने के लिए, और जो ओपन सर्किट होता है वो होता है लौह हानि ज्ञात करने के लिए। ठीक, आपको दोनों आंसर मिल गए होंगे। यहाँ पे दिया है ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शॉर्ट सर्किट का मुख्य उद्देश्य ये है कि कॉपर हानि ज्ञात करना। यदि यहीं पे लौह सर्किट वो देता ओपन सर्किट का मुख्य उद्देश्य, तो आपको करना था लौह हानि ज्ञात करना। आपको दो आंसर का डाउट खत्म हुआ होगा। ओपन सर्किट के माध्यम से हम लोग लौह ज्ञात करते हैं और शॉर्ट सर्किट के माध्यम से कॉपर की लॉसेस ज्ञात करते हैं। अभी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा D नंबर करेक्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर हमारा आज का क्वेश्चन ये है, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर कौन सा है। दोस्तों, जो वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं उसके लिए जो ट्रांसफार्मर को उपयोग करते हैं वो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक, वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए जो रेगुलेट करता है हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं और उसको कम ज़्यादा आसानी से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, किस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी सदैव बंद रहती है। ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग क्लोज होती है, अर्थिंग की होती है, वो होता है CT का।
अब सीटी का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, करंट ट्रांसफार्मर होता है जिसके माध्यम से हम लोग करंट की रेटिंग मेजर करते हैं। सीटी ट्रांसफार्मर, क्लैंप मीटर भी बोल सकते हो। सीटी यही होता है, करंट ट्रांसफार्मर होती है। सीटी की जो बाइंडिंग होती है, करंट ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ठीक। प्राइमरी बाइंडिंग का कम टर्न होते हैं, सेकेंडरी में ज़्यादा होते हैं, क्लोज सर्किट होता है, यहाँ पे अर्थिंग कर दी जाती है। इसका भी जो राइट आंसर होगा ए नंबर करेक्ट होगा। यानी ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी क्लोज सेकेंडरी बाइंडिंग होती है वो होते सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर। पीटी होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, वोल्टेज को मेजर करता है। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है 11 नंबर प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में श्वसन क्रिया के दौरान वायु से नमी अवशोषित करने के लिए लगाया जाता है। जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में श्वसन, जब ब्रदर क्या होता है सांस लेता है यानी बाहर से ऑक्सीजन लेता है, उस टाइम पे नमी ना जाए अवशोषित करने के लिए हम लोग ब्रदर लगाए जाते हैं, ठीक। कंजर्वेटर जो सांस लेता है, कंजर्वेटर पे नमी ना जाए उसको रोकने के लिए हम लोग ब्रदर का उपयोग करते हैं। यानी इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। ब्रदर आपको मालूम होगा, ब्रदर में सिलिका जेल वगैरह भरी होती है जो कि इस नमी को सोख कर कंजर्वेटर को आसानी से सूखी हवा देती है, जिससे हमारा ऑयल ख़राब नहीं होता। अगला प्रश्न दिया है, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होगा जब भार का पावर फैक्टर, वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होगा जब भार का पावर फैक्टर लीडिंग होगा। राइट आंसर होगा डी नंबर करेक्ट। नेक्स्ट जैसे प्रश्न दिया गया, ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान लौह हानि क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है, ओपन सर्किट होता है। ओपन सर्किट में लौह हानि ज्ञात करते हैं, शॉर्ट सर्किट में कॉपर हानि ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान लौह हानि, लौह जो हानि होती है उसको नगण्य मानी जाती है, उस टाइम पे किसी भी प्रकार के लौह हानि नहीं मानी जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है 14 नंबर है, भारित अवस्था यानी लोडेड अवस्था में दो समरूप ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करने की विधि। भारित यानी लोडेड, जब ट्रांसफार्मर लोड होता है उस टाइम पर ट्रांसफार्मर ज्ञात करने का जो मेथड होता है वो होता है बैक टू बैक टेस्ट। जिस टाइम पे लोड से कनेक्ट है ट्रांसफार्मर, उस टाइम पे यदि आपको दक्षता ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ज्ञात करना है तो आपको एक टेस्ट होता है, वो होता है बैक टू बैक टेस्ट। उसके माध्यम से आप टेस्टिंग कर सकते हो। नेक्स्ट दिया गया है 15 नंबर, नो लोड पर ट्रांसफार्मर का डाटा निम्न प्रकार का है। आपको नो लोड पर जो डाटा है ट्रांसफार्मर का वो है नॉन ऑफ अबोव, किसी भी प्रकार के नहीं है, सब गलत है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर में तेल प्रदान करता है। ऑप्शन दिया है कूलिंग, ऑप्शन बी दिया है लुब्रिकेशन, ऑप्शन सी दिया है इंसुलेशन, ठीक। आपको मालूम होना चाहिए जो हम ट्रांसफार्मर में तेल डालते हैं टैंक में, क्यों डालते हैं। पहला काम उसका ये होता है कि ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए। दूसरा काम ये होता है कि ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, दोनों को आपस में शॉर्ट सर्किट से रोकती है। यानी हमारा जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है वो इंसुलेटिंग भी होता है। इसका जो राइट आंसर होगा 16 नंबर के फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर सही होगा, ये और ये। यानी ट्रांसफार्मर कूलिंग का भी काम करता है ऑयल, और इंसुलेटिंग का भी काम करता है। अगला दिया है 17 नंबर, ट्रांसफार्मर के द्वारा ले जाया जाने वाला अधिकतम भार किससे सीमित होता है। ट्रांसफार्मर के द्वारा जो ले जाया जाने वाला लोड होता है यानी भार किससे कंट्रोल होते, किससे सीमित होता है, वो होती है तापमान वृद्धि। यदि तापमान में वृद्धि हो रही है तो जो ले जाने वाला अधिकतम भार है उसके माध्यम से वो सीमित हो सकता है। अगला जैसे प्रश्न दिया गया 18 नंबर है,
3 फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की बाइंडिंग होती है? 3 फेज का सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कौन सी प्रकार की बाइंडिंग होती है? राइट आंसर होगा सैंडविच। राइट आंसर ये बी नंबर करेक्ट होगा। जो 3 फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें सैंडविच प्रकार की बाइंडिंग की जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है 19 नंबर है, ट्रांसफार्मर में 3/4 भार पर तांबा हानि 900 वाट है, पूर्ण भार पर तांबा हानि कितनी होगी? फुल लोड पर जो तांबा हानि की बात कर रहा है इसका राइट आंसर होगा 1600 वाट। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, ट्रांसफार्मर में 2 फेज सप्लाई को 3 फेज में तथा 3 फेज को 2 फेज में परिवर्तित करने के लिए किस प्रकार के संयोजन संयोजित किए जाते हैं? यानी यदि ट्रांसफार्मर की सप्लाई को 2 फेज से 3 फेज और 3 फेज से 2 फेज में परिवर्तित करना है तो किस प्रकार का कनेक्शन किया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर स्कॉट। स्कॉट कनेक्शन के माध्यम से हम लोग 2 फेज को 3 में, 3 को 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है, किसी ट्रांसफार्मर के ब्रिदर के भीतर कौन सा रसायन होता है? वो होता है सिलिका जेल। सबको मालूम होगा जो ब्रिदर होता है, ब्रिदर के अंदर सिलिका जेल ही भरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, किसी 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को 115 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा जाता है, द्वितीयक आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी? आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, E1 बटे E2 बराबर N1 बटे N2। E1 होता है EMF यानी वोल्टेज, N1 होता है नंबर ऑफ टर्न कॉइल। आप इस फार्मूले से आप आंसर निकाल सकते हो। अभी इसका जो राइट आंसर आ रहा 3 वोल्ट आ रहा है। अगला प्रश्न दिया गया 23 नंबर, किसी वितरण वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का टर्न अनुपात फेरा अनुपात 100 है, यदि प्राथमिक की धारा 100 है तो द्वितीयक की धारा कितनी होगी? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी सॉरी 1 होगा, 1 एम्पियर होगा। ठीक। अगला प्रश्न जैसे दिया गया है बकोल्ज रिले, सबको मालूम होना चाहिए जो बकोल्ज रिले है वो है गैस ऑपरेटेड रिले। अगला दिया गया है 25 केवीए ट्रांसफार्मर भार को 0.8 पश का मतलब होता है लैगिंग पावर फैक्टर पर सप्लाई करता है, लोड की गणना करें। लोड की गणना करने पर इसका जो राइट आंसर आएगा 20 किलोवाट आएगा। ये रहे आपके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके अभी होने वाले परीक्षाओं से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है।